हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SK क्लासेस फिजिक्स में। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मान के चलें कि इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पे है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, दो समान परिमाण के व विपरीत प्रकृति के आवेश किसी निश्चित दूरी पर रख दिए जाएं तो इस निकाय या व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए कैसे कि दो समान परिमाण के, एक तो हो गया हमारा -q और एक हो गया +q, और इन दोनों को हमने किसी निश्चित दूरी पर रख दिया है, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगी? एक द्विध्रुव कहलाएगी। इस दूरी को हम 2a ले लेते हैं या फिर 2a को हम d मान के चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए परिभाषा क्या कहती है कि समान परिमाण के दो आवेश परिमाण में समान हो और विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश किसी निश्चित दूरी पर रख दिए जाएं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या होते हैं इसके? उदाहरण जैसे कि आपके पास HCl है। ठीक है, तो Cl- का होता है और H प्लस का होता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम NaCl ले लेते हैं। NaCl ये भी एक बॉन्ड से बंधा हुआ है, निश्चित दूरी पर है, तो ये भी क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। या इसी तरह से हम H2O ले लेते हैं। ठीक है, अब H2O में कैसे बनेगा? देखिए कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इधर तो होता है -2, इधर +1 और इधर +1, तो ये एक व्यवस्था, ये एक द्विध्रुव है और ये भी एक द्विध्रुव है। तो इसमें दो द्विध्रुव हैं दोस्तों, है ना, एक H और O और फिर एक H और O, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये सब द्विध्रुव के उदाहरण हैं। कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक परिभाषा जो है वो परिभाषित की गई है, उसको हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी विद्युत द्विध्रुव के धनात्मक आवेश Q, है ना, धनात्मक वाला Q व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे आगे काम में आने वाला है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं और वो किसके बराबर होता है? एक तो प्लस का Q और दोनों के बीच की दूरी D। ठीक है, इनके बराबर होता है। या हम इसको लिख सकते हैं P वेक्टर इंटू Q और इनके बीच की दूरी क्या है? 2a। ठीक है, तो ये दोनों द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, या ये वाला प्लस का Q लेना है, माइनस वाला नहीं लेना, प्लस का ही लेना है हमेशा। तो प्लस का Q और उनके बीच की दूरी 2a। ठीक है, और ये कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा की बात कर लेते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो दिशा देखें तो इसकी दिशा होगी -Q से +Q की ओर। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर इसकी दिशा जो लिखी जाती है वो -Q की नहीं, +Q से माइनस की ओर लिखी जाती है ना। लेकिन हमें क्या करना है? ये -Q और ये +Q। ठीक है, तो दिशा इसकी इस तरफ होगी, किसकी? P वेक्टर की, माइनस से प्लस की ओर, है ना। ये ध्यान रखें आप। अगर इसकी इकाई की बात करें कि इसकी इकाई क्या होगी, तो इकाई जो होगी इसकी कूलाम होगी इनटू मीटर। अब ये कहाँ से आई? देखो Q की इकाई क्या होती है? Q की इकाई होती है कूलाम और इनके बीच की दूरी की इकाई क्या होगी? मीटर में होगी। अगर इसकी विमा की मैं बात करूँ कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो देखिए कूलाम के लिए हम लिखते हैं, Q के लिए क्या लिखते हैं? A1T1। ठीक है, और D दूरी है, दूरी के लिए हम लिखते हैं L1। तो इसका जो विमीय सूत्र निकल के आ गया, P वेक्टर इजिकल टू L1 A1 T1। ठीक है, तो ये इसका विमीय सूत्र है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हम कैसे इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी पार्ट में।
अब हमें निकालना है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो बेसिक चीज़ हो गई, अब हमें इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी बिंदु पर निकालनी है। देखिए थ्योरी अभी हम डिस्कस कर लेंगे कि एक माइनस क्यू है और उससे कुछ निश्चित दूरी पर प्लस का क्यू है और दोनों के बीच की दूरी 2a है। ठीक है, तो हम इसका एक केंद्र बिंदु ले लेते हैं O। तो यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी a है। ठीक है, तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निकालेंगे, अक्ष पर, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम निरक्ष पर। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं। अक्ष पर एक बिंदु A स्थित है, तो इसकी अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु A है, पर जिसकी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है, तो हमें केंद्र से दूरी इसकी लेनी है। ये दूरी इसकी हो गई r। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक और ऋणात्मक Q दोनों आवेशों के कारण प्राप्त तीव्रता के कुल सदिश योग के बराबर होगी। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वो कैसे आएगी, एक तो प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण आएगी। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात आपको समझनी है कि इसकी जो हमने दूरी ली है केंद्र से, है ना, वो कितनी है r। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण, अब देखिए मैं जरा द्विध्रुव आघूर्ण भी लिख देता हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण ये काम आएगा हमारे, द्विध्रुव आघूर्ण वो मान ले क्या होता है p वेक्टर, और p वेक्टर को हम लिख देते हैं q इंटू 2a। ठीक है, तो जहाँ पे भी q इंटू 2a आएगा तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, p वेक्टर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी मैंने 2a ली है, ये इसका सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु, तो ये a और ये भी a, और इसके केंद्र से यहाँ पर एक बिंदु रखा है, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि E निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस Q के कारण A पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम इसको लिख लेते हैं EQ, इसके कारण निकालने। ठीक है, तो क्या आएगा K Q कौन सा वाला, तो यहाँ पे जो रखा है वो तो 1 कूलम होगा क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ना, तो Q ये वाला लेंगे, KQ अपॉन ये दूरी लेनी है हमें। ठीक है, ये दूरी, अब ये दूरी कितनी होगी, हमें पूरी ये पता है r है, और इसमें से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे, ये कितनी a, तो ये दूरी हो जाएगी r माइनस a, है ना, तो इसको लिखेंगे हम r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद हम निकालते हैं माइनस Q के कारण A पर विद्युत क्षेत्र, तो E माइनस Q, तो ये आएगा आपके पास माइनस KQ। अब इसके कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो r है और ये a और है, तो इसमें ये पूरी जुड़ जाएगी, r प्लस a हो जाएगी, है ना, ये तो r है और ये a है, तो ये हो जाएगी आपके पास r प्लस a का होल स्क्वायर। ये वेक्टर के साथ चल रहा है। ठीक है, इस इधर आवेश का कोई मतलब नहीं है, ये आपका 1 कूलम हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या मैं इधर कर देता हूँ। चलिए, अब हमें निकालना है ई कुल। ई कुल क्या आएगा आपके पास, एक तो आपको ई क्यू वाला और ई माइनस क्यू वाला दोनों जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं। देखिए ई कुल चिन्ह के साथ जोड़ना है, ये क्योंकि वेक्टर है, तो ई कुल में के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए के क्यू आपके पास कॉमन आ रहा है और नीचे आएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए देखिए ये के क्यू और पीछे आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर एलसीएम में, और आर प्लस ए का होल स्क्वायर दोनों आ गए।
अब इसके नीचे आर माइनस ए तो ऊपर चला जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पिछला लास्ट स्टेप आया था, तो इसमें के क्यू तो आपका बाहर था, ठीक है, और नीचे देखिए ये आपका क्या हो रहा है, a माइनस बी और ये हो रहा है a प्लस बी। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और इसके ऊपर जो है होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, और अंदर r माइनस ए और r प्लस ए जब गुणा होगा तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर देखिए ऊपर वाला होल स्क्वायर हम खोलते हैं ये वाला, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू आर, और माइनस ये होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ मैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए के क्यू, नीचे तो आपके पास आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस अंदर गुणा होगा, तो आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और ये माइनस अंदर गुणा हो तो ये हो गया माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 2AR, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये 4AR बन जाएगा। 2AR और 2AR आपके पास बनेगा 4AR, 4A इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है। अगर मैं कहूँ आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से, अब ये क्यों लिया मैंने, देखिए ये द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और ये ए है। द्विध्रुव तो वैसे भी बहुत छोटा ही होगा, है ना, ये चाहे 2A दूरी है वो बहुत छोटी होगी, क्योंकि द्विध्रुव अब जो हमारा HCl होता है, HCl का अणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है ना, उसकी तुलना में यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो वस्तु रखी गई है वो छोटी होगी। तो आर जब होगा छोटा, आर जब होगा वो बड़ा होगा किससे, ए से, ये बिल्कुल पास पास है, ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, किससे, ए स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जब आ जाएगी तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4AR, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर पे होल स्क्वायर, तो आएगा के क्यू 4AR अपॉन आर की पावर 4, आर से ही गया 3, तो आ गया के क्यू 4A अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2K, ये 4 है ना, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे अपन, है ना, 2 तो इधर लिख दिया, अब 2 बाकी है, Q इंटू 2A अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसको 4 को मैंने 2 गुणा 2 लिख दिया है, तो 2 तो इधर लिख दिया और 2 इसके साथ में लिख दिया। अब ये ध्यान कीजिए मैंने क्या लिखवाया था, ये होता है P बराबर होता है Q इंटू 2A, है ना, पीछे लिखवाया था मैंने, तो ये आपके पास क्या आ गया, देखिए ई कुल जो है वो आपके पास आ गया 2K P वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास P वेक्टर है, अब P वेक्टर को थोड़ा सा सुधारते हैं, ये तो हमारे पास खैर फॉर्मूला निकल के आ गया, यहाँ तक तो आपको करके ही आना है। फिर उसके बाद छोटी सी चीज समझे कि अगर मैं A वेक्टर लिखता हूँ या A कैप लिखता हूँ, है ना, A कैप क्या होता है, A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A, है ना, तो अगर मुझे A वेक्टर लिखना है तो A वेक्टर को लिखूंगा मैं A कैप इंटू मॉड ऑफ A। ठीक है, ये इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है, A कैप बराबर A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A।
तो इसको इधर गुणा कर दो तो आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से पी वेक्टर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि सदिश रूप लिखना है इसका, इक्वल में आपके पास आएगा 2k पी कैप और मॉड ऑफ पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, इक्वल जो आपके पास निकल के आया वो आएगा 2k पी अपॉन आर क्यूब और ये आएगा आपके पास पी कैप। अब इसको लिखने से क्या फायदा है, ये दिशा बता रहा है, क्योंकि ये इकाई सदिश है तो ये आपको दिशा बता रहा है, ये इसका सदिश रूप है ना, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। अब जो इसकी दिशा होगी इसको मैं लिख देता हूं, ये सदिश रूप है, सदिश रूप, और इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, -q से +q की ओर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे सदिश रूप में आपको प्लस या माइनस बताना पड़ेगा। अब वो कैसे बताएंगे, अब देखिए पिछले वाले सेक्शन में दिशा इसके अकॉर्डिंग क्या थी, -q से +q की तरफ, तो हम दिशा ऐसे लेंगे p वेक्टर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र भी जो आया है ना, विद्युत क्षेत्र भी जो आया है वो इसी तरफ आया है। क्यों इस तरफ आया, अब इसको समझिए आप, क्योंकि हमने इस वाले में से इसको घटाया है ना, इसके कारण जो बल लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था और इसके कारण जो बल लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था। अब ये ज्यादा था जब तो आंसर पॉजिटिव आया, इसके कारण जो बल लग रहा था वो ये रहा, विद्युत क्षेत्र ये रहा। ठीक है, और इसके कारण जो लग रहा था वो इस तरफ लग रहा था। वैसे भी इसका ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में रखा हुआ है, और इसका कम होगा क्योंकि ये दूर रखा हुआ है, तो ये जीत गया, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, बाहर की तरफ, और पी वेक्टर की दिशा कहाँ है, वो भी बाहर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि इसकी दिशा जो होगी, ई वेक्टर की दिशा पी वेक्टर के अनुदिश होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है कौन सा सेक्शन, कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं। इस डेरिवेशन को आप एक दो बार करके देखिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने नोट्स बनाएं। इससे आपकी, इससे ज़्यादा कुछ भी थ्योरी नहीं है इसमें, आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसको आप प्रैक्टिस करें एक बार। ठीक है, और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ।